गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा आप जानते हैं कि उनमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और आपको जो एक करेक्ट आंसर होता है वो सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स यहाँ देते हैं। टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला टिप्स है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें बिकॉज कई बार वो ट्रिकी क्वेश्चंस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन वो अलग तरह से पूछ सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, और इसी क्वेश्चन को वो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई नॉट वर्ड तो यूज नहीं कर लिया। इसके अलावा सी व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्या आंसर मांगा है उन्होंने। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के केस में क्या उन्होंने आपसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मांगा है या बैलेंस लेफ्ट इन मशीनरी अकाउंट मांगा है, तो दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है आपसे उसे भी आप ध्यान से पढ़िए कि मुझे किस चीज का आंसर करना। देन एनालाइज द 4 ऑप्शंस गिवन। आपको हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। उन चारों ऑप्शंस को आपने पढ़ना है और देखना है कि कौन सा बेस्ट आंसर है, उसे एनालाइज करके आपने अपना आंसर देना है। सी इफ ऑप्शंस प्रोवाइड क्लू। समटाइम्स ऑप्शन से ही हमें आंसर मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि वो अमाउंट बताओ जिस पर 10% WDV से 150 डेप्रिसिएशन बने। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करें। एक तो तरीका हो सकता है 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 करके भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको उसी समय समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन को कैसे करें तो आप ऑप्शंस में ही देखिए कि क्या कोई क्लू है। इस केस में आप सभी ऑप्शंस पर 10% कैलकुलेशन करके देख लो और जिसमें 150 आ जाए वो आपका आंसर है। ऑफ कोर्स अगर वहां 1000 गिवन है तो 1000 का 10% तो 100 होता है, इसका मतलब वो आंसर नहीं। 1500 गिवन है, 1500 का 10% आपने कैलकुलेट किया वो 150 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर 1500 है। तो कई बार जो ऑप्शंस गिवन होती हैं उसी से कैलकुलेशन करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यूज टाइम सेविंग टेक्निक्स। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय मैं आपको वेरियस टाइम सेविंग टेक्निक्स बताऊंगा। उन टाइम सेविंग टेक्निक्स को यूज करके आप समय बचा सकते हो और जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजन ये है कि ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपको 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करने। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम सेविंग टेक्निक्स आप न्यूमेरिकल करते समय जरूर ध्यान रखें। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सीएस के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए मत। आपको नहीं आता फिर भी कोई ना कोई आंसर आप टिक कर दें, क्योंकि अगर बाय चांस वो सही हो गया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत होगा तो आपके मार्क्स तो कटने ही नहीं। और एक टिप है कि आप अटेम्प्ट करें पहले थ्योरी, अटेम्प्ट थ्योरी फर्स्ट देन न्यूमेरिकल विद लेस कैलकुलेशन। सबसे पहले थ्योरी कर ले क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व ही नहीं होती है, टाइम कम लगता। फिर आप वो वाले न्यूमेरिकल कर लें जिसमें कम कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, ताकि आपके पास लंबी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए लास्ट में टाइम बचा रहे। और नहीं भी टाइम मिलेगा तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे बाय द टाइम। अगर आपने स्टार्टिंग से ही ये लॉन्ग वाले क्वेश्चंस पकड़ लिए जिनमें कैलकुलेशंस ज्यादा है तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और आप बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है depreciation is the process of
valuation of fixed assets, allocation of expired cost during its useful life, valuation of current assets, none of these. तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है वो क्या प्रोसेस है, डेप्रिसिएशन क्या प्रोसेस है अकाउंटिंग के केस में, क्या ये वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है? डेप्रिसिएशन का वैल्यूएशन से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए पहला आंसर नहीं। थर्ड आंसर भी नहीं है, इट इज एन वैल्यूएशन ऑफ करंट असेट्स, करंट असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड तो आंसर है नहीं। तो हमें देखना है क्या ये सेकंड आंसर है या नहीं, एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन जो होता है इट्स एन एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, जिसका मतलब ये होता है कि डेप्रिसिएशन का काम अकाउंटिंग में केवल ये है कि जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है, मींस जो कॉस्ट इनकर कर दी गई है, उस कॉस्ट को इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में एलोकेट कर दे या डिवाइड कर दे। तो करेक्ट आंसर जो है वो एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। आप ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन का वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से कुछ लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन जो होता है इट इज एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड है। सेकंड है, an asset is purchased for rupees 50,000. Its expected useful life is 5 years and its scrap value is expected to be rupees 5,000. What is the rate of depreciation? जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे पूछा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं पूछा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो तो कैसे निकलता है, अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो आपको, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। सो इट इज 45,000 divided by 5, that means 9,000। 9,000 जो है वो आपका ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अगर आपसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा होता कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो वो 9,000 रुपीज होगा, बट इन्होंने कहा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है depreciation divided by original cost multiplied by 100, तो उससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इस केस में है 9,000, ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट इज 18%। तो थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी 18%। तो इसको किस तरह से कैलकुलेशन करें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पहले डेप्रिसिएशन माइंड में कैलकुलेट कर लें। 50,000 माइनस 5,000 45,000 डिवाइडेड बाय 5 9,000 हो गया। फिर 9,000 को ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैलकुलेटर्स आपको अलाउड होते हैं, इसलिए ये जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी। सो आंसर है इसका 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म डेप्रिसिएट्स इट्स मशीनरी एट 10% per annum by diminishing balance method. The balance in machinery account on 1st April 2010 was 4,86,000.
the firm decides to change its method of depreciation to straight line method, और वो भी retrospective effect से, that is with effect from 1st April 2008. The amount of depreciation for the current year will be, पहले ये फर्म 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगा रही थी। मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2010 को बैलेंस बचा है 4,86,000। फर्म ने डिसाइड किया टू चेंज इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज कर दिया, और वो चेंज किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। तो अगर आप 4,86,000 का 10% करके 48,600 इसका आंसर लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये तो रिटन डाउन वैल्यू से हुआ। हमें तो, और स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में जो डेप्रिसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, और ओरिजिनल कॉस्ट कब की चाहिए? 1 अप्रैल 2008 की, ना कि 1 अप्रैल 2010 की। इसलिए पहले हमें इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1/4/2008 बी 100। हमने मान लिया कि 1 अप्रैल 2008 को इसकी कॉस्ट 100 थी, और उस समय जो डेप्रिसिएशन लग रहा था वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 10% लग रहा था। तो डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2009 तक इस पर 10 रुपीज डेप्रिसिएशन बना। बैलेंस 1/4/2009 को 90 रुपीज था। फिर डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2010 को 9 रुपीज का, और इसका बैलेंस आ गया 81 रुपीज। हमने क्या किया है कि अगर कोई मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 2 साल के लिए, तो 1 अप्रैल 2010 को उसमें 81 रुपीज का बैलेंस होगा। अब हम यूनिटरी मेथड से 4,86,000 वाली मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। इफ बुक वैल्यू ऑन 1/4/2010 is 81, original cost on 1/4/2008 was 100। अगर 1/4/2010 को बुक वैल्यू 81 है 10% WDV से डेप्रिसिएशन लगाकर, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1/4/2008 को थी 100। और अगर 1/4/2010 को जो बुक वैल्यू है वो है 4,86,000, तो ओरिजिनल कॉस्ट 2008 को थी 100 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाइड बाय 4,86,000 इक्वल टू 6 लाख। तो फिर से आप ध्यान से देखो कि इसने आपसे ओरिजिनल कॉस्ट पूछी है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट पूछी होती तो इसका आंसर होता 6 लाख, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता लग चुकी है 6 लाख रुपए। 6 लाख का 10% अब मेथड चेंज हो चुका है, ओरिजिनल कॉस्ट पर हो चुका है, तो 6 लाख का 10% 60,000 आंसर होगा, ना कि 48,600। तो 48,600 गलत होगा, इसका आंसर आएगा 60,000 रुपीज। लेकिन ये लेंथी प्रोसीजर है, इससे अगर आप वहां क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप किस तरह से करें, उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूं कि क्योंकि 10% WDV से डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल असेट की वैल्यू 10% कम हो जाती है।
टोटल होता है 100%, तो 100 में से 10 गया, एवरी ईयर इसकी वैल्यू 90% रहती चली जाती। तो आप क्या करें कि 4,86,000 का जैसे अमाउंट है 1/4/2010 को, और हमें कैलकुलेट करना है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 1/4/2008 को, तो क्योंकि हर साल इसकी वैल्यू 90% रह जाती है, तो हम इसे वापस 100% वैल्यू कर लेते हैं। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100/90 मल्टीप्लाइड बाय 100/90। 2 इयर्स का टाइम अगर बीत गया तो 2 बार कर लो, 3 इयर्स का टाइम हो गया तो 3 बार कर लो, अगर 3 इयर्स का टाइम हो जाता तो हम एक बार और 100/90 से मल्टीप्लाई कर देते, और ऐसा करके हम क्या इसका ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओरिजिनल कॉस्ट विल बी 9 5 45, 9 4 36, 54,000, और 9 से किया तो 9 6 54, 6,000 into 100, 6 लाख रुपीस। इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये लेंथी प्रोसीजर ना करके आप इस तरह से इसकी ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर लें, और फिर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा है तो रेट से मल्टीप्लाई करके 10%, 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी। तो मैं जैसा मैंने कहा कि अगर 2 साल हुआ है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 इयर्स निकल चुके होते तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह मानो ये 10% ना होकर 15% होता तो हम 100/85 100/85 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेल्स आर 2000 and the rate of gross profit is 25% on cost, then the cost will be। टिप्स देते समय मैंने आपसे कहा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें आपको ध्यान देने की चीज क्या है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% 25%, हम ऐसा ले लेते हैं कि 2000 पर 25% प्रॉफिट है, तो 2000 का 25% हुआ 500, आपने 2000 में से 500 माइनस किया और आंसर लिख दिया 1500, लेकिन वो आंसर गलत है 1500, बिकॉज आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। जब भी परसेंटेज आए उसके आगे के 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 25% किसका, कॉस्ट का या सेल्स का? आपने क्या किया, यहां क्वेश्चन में कहा था 25% ऑन कॉस्ट, और आपने कैलकुलेट कर दिया 25% ऑन सेल्स। तो हमें वो नहीं करना, तो कॉस्ट का 25% कैलकुलेट करना है, लेकिन कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो हम करेंगे लेट कॉस्ट बी एक्स, प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है तो x का 25%, x का 25% हो गया x/4, और कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेल्स आ जाती है, और सेल्स गिवन है 2000, तो 5x/4 इक्वल टू 2000, x इक्वल टू 2000 इंटू 4/5, x कॉस्ट है, और इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट जो है वो 1600 है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है दैट इज 1600 रुपीज, जो कि थर्ड आंसर है, ना कि 1500, वो गलत है। अच्छा, फिर से ये लेंथी प्रोसीजर है जिससे हमने कैलकुलेशन की है। जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए तो अगर तो ये 25% ऑन सेल्स होता तो आप स्ट्रेट अवे सेल्स पर कैलकुलेट कर सकते थे, बिकॉज सेल्स गिवन। लेकिन अगर गिवन सेल्स है लेकिन परसेंटेज कॉस्ट पर है, या गिवन कॉस्ट है और परसेंटेज सेल्स पर है, तो आप क्या करें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दें। तो इस 25% को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं। 25% का फ्रैक्शन होता है 25/100, यानी कि 1/4। तो ये क्वेश्चन ने कहा 1/4 ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमें सेल्स गिवन है, तो जो 1/4 ऑफ कॉस्ट होती है, कॉस्ट से जब हमें सेल्स पर जाना है और प्रॉफिट है, तो क्योंकि सेल्स कॉस्ट से बड़ी होगी प्रॉफिट के केस में, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे।
अगर लॉस होगा तो सेल्स कम होगी कॉस्ट से, उस समय हम कॉस्ट में से डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देंगे। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स होता है प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस होता तो 1/4 ऑफ कॉस्ट वुड हैव बीन इक्वल टू 1/3 ऑफ सेल्स। 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेल्स होता है। अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट होता तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करके 1/4 ऑफ सेल्स कर देते। 1/2 ऑफ कॉस्ट है तो 1/3 ऑफ सेल्स होगा, डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर देते हो प्रॉफिट के केस में, कॉस्ट से सेल्स पर जाने। तो क्योंकि 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेल्स होता है, इसलिए हमें कुछ भी एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हम स्ट्रेट अवे 2000 पर 1/5 कैलकुलेट कर लेंगे। 2000 का 1/5 यानी कि इसमें 400 रुपीज प्रॉफिट के हैं और 2000 में से 400 माइनस किया, इसका मतलब 1600 रुपीज कॉस्ट है। तो ये जो टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं वो आप साथ के साथ सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हाटएवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हाटएवर इज हायर। आप ध्यान रखिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो की जाती है वो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस पर की जाती है। एंड कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट इफ assets can be valued at 2 different prices, then use that price which is lower. तो अगर कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम है उस पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाएगी। सो आंसर जो है वो 3 है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस पर नहीं करते, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर नहीं करते, दोनों में से जो कम होती है उस पर जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है। और ऐसा किया जाता है बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹500. If error is rectified in the next year, the account credited will be, परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट है। तो जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि जिस बुक के बारे में बात की गई है उस बुक का बैलेंस कौन सा होगा। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न बुक का जो है परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्योंकि परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट है, इसका मतलब क्रेडिट कम है, तो हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस अंडरकास्ट का मतलब कम है, वो ठीक तब होगा जब हम और क्रेडिट देंगे, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। डेबिट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये वन साइडेड एरर है, तो ये सस्पेंस अकाउंट है। तो एंट्री बनती सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये जो रेक्टिफिकेशन की जाती है 3 डिफरेंट सिचुएशंस में की जाती है। एक तो वो कि जब अगर एरर करंट ईयर में ही मिल जाए, दूसरा तब जब एरर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है लेकिन जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है वो फाइनलाइज नहीं हुई होती, तो वो सिचुएशन सेकंड होती है। एक सिचुएशन थर्ड होती है, वो कब होती है, जब एरर को नेक्स्ट ईयर में जाकर लोकेट किया जाता है और रेक्टिफाई नेक्स्ट ईयर में करना। जब हम रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पास करते हैं, जिसका मतलब ये है कि नॉमिनल अकाउंट होते हैं सभी एक्सपेंसेस, सभी रेवेन्यूज या वो आइटम्स जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होती है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट
अफेक्ट ना हो जाए पिछले ईयर की गलती के कारण, इसलिए जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं विद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर ये एरर हमें सेकंड सिचुएशन में मिल जाती, यानी कि ट्रायल बैलेंस बन गया होता लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फाइनलाइज ना हुई होती, तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते, जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा। लेकिन क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में पता है चली है एरर और रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में हो रही है, तो क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस करते हैं, परचेज रिटर्न जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट ये ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होता है, परचेजेस में से माइनस होता है, इसको हम रिप्लेस करेंगे विद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और करेक्ट आंसर जो होगा वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, जिसको हमें क्रेडिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept which assumes that the life of the business is divided in parts or segments is called, वो कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है कि बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा है? क्या वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है? ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो कहता है कि करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर के रेवेन्यूज करंट ईयर में ही रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, चाहे उनकी पेमेंट हुई हो या नहीं हुई हो। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस विल रन फॉर ए प्रेटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वी शुड मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड बट व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेल्स कब की मानी जाएगी? जब पैसे मिले तब की नहीं, जब गुड्स डिलीवर किए गए उस समय रेवेन्यू रियलाइजेशन माना जाता है। तो वो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी नहीं, ये है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि बिजनेस की लाइफ तो जो है वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, काफी लंबे समय के लिए होती है, लेकिन हम अकाउंटिंग करते समय पूरी लाइफ को स्मॉल सेगमेंट्स जो कि जनरली 12 मंथ्स का होता है उसमें बांट लेते हैं, और हर साल फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करके फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेडिंग की प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना है और असेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट इज omitting to post the discount column of cash book is an example of error of commission, partial omission, error of principle, error of complete omission। क्या ये error of commission है? error of commission का मतलब होता है committing a mistake, यानी कि अकाउंटेंट ने कोई मिस्टेक की, और omission का मतलब होता है लिखना भूल गए। अब क्योंकि डिस्काउंट कॉलम को कैश बुक से में तो लिखा गया है, लेकिन उसे डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की गई है, लेजर में उसकी पोस्टिंग नहीं की गई है, तो ये क्योंकि हम लिखना भूल गए तो ये ओमिशन है, ना कि कमीशन। अब बात ये है कि क्या ये कंप्लीट ओमिशन है, क्या ये पार्शियल ओमिशन है? कंप्लीट ओमिशन होती अगर हम इसे कैश बुक में भी ना दिखाते, किसी बुक कहीं पर भी हमने उसे शो नहीं किया, तो कंप्लीट ओमिशन। लेकिन एक जगह दिखा दिया और एक जगह नहीं लिखा, तो ये पार्शियल ओमिशन है। सो इट्स अ केस ऑफ पार्शियल ओमिशन। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि जब आप रेवेन्यू आइटम्स को कैपिटल एक्सपेंस शो कर देते हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर देते हो, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें एक जगह पोस्टिंग कर दी, दूसरी जगह पोस्टिंग नहीं हुई है, तो इट इज अ केस ऑफ partial omission. So correct answer is second, that is partial omission. Next question is, when goods sold on credit are returned by the customer, the voucher prepared is
अच्छा, जब गुड्स सेल किए जाते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री होती है, क्योंकि गुड्स जाते हैं तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं और कस्टमर को डेबिट करते हैं। तो उस समय एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब जो गुड्स सेल किए गए थे वो रिटर्न हो गए तो हम एंट्री डालते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। एंट्री रिवर्स करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को हम क्रेडिट करते हैं और क्योंकि हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। ये कैश मेमो नहीं है, कैश मेमो तो कैश के लिए बनती है और ये तो क्रेडिट पर। अच्छा, क्रेडिट नोट भी नहीं है, ये इनवॉइस भी नहीं है, बिकॉज इनवॉइस होता है जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तो जो वाउचर बनता है, जो डॉक्यूमेंट बनता है वो इनवॉइस कहलाता है। इस केस में तो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं जब, तो सेल्स के केस में जब सेल्स रिटर्न होती है तो क्रेडिट नोट बनता है क्योंकि कस्टमर को क्रेडिट किया जाता है। जब परचेज रिटर्न होगी तो उस समय क्योंकि हम सप्लायर को डेबिट करेंगे तो उस समय डेबिट नोट बनता है। तो आप ध्यान रखिए कि परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट बनता है, वेयर सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट बनता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड है, दैट इज क्रेडिट नोट। नेक्स्ट इज आफ्टर एन असेट इज परचेज्ड द लीगल कॉस्ट इनकर्ड आफ्टरवर्ड्स। तो ये भी आप ध्यान से पढ़िए कि यहां क्या लिखा हुआ है, टू डिफेंड द ओनरशिप। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या ये कैपिटल लॉस है, क्या ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। असेट को परचेज करने से पहले आप अगर कोई भी उसमें एक्सपेंसेस इनकर करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अगर आपने मानो मशीनरी परचेज की 30,000 की, 1500 आपने वेजेस पे किए उसे फैक्ट्री तक लाने के, कार्टेज पे किया, 2500 वेजेस पे किए उसे इंस्टॉल करने के लिए, तो मशीनरी की कॉस्ट ही 34,000 मानी जाएगी। उस समय हम वेजेस को डेबिट नहीं करेंगे, कार्टेज को डेबिट नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे मशीनरी को डेबिट करेंगे 34,000 रुपीज से। अगर 30,000 की मशीनरी थी, 1500 का कार्टेज था और 2500 की वेजेस थे। लेकिन एक बार असेट अगर वर्किंग कंडीशन में आ गया तो उसके बाद जो एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इस केस में आप इसमें देखिए इन्होंने क्लियरली लिखा आफ्टर एन असेट इज परचेज्ड द लीगल कॉस्ट इनकर्ड आफ्टरवर्ड्स टू डिफेंड द ओनरशिप। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको खरीद लेने के बाद अब कोई आदमी कह रहा है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको डिफेंड करने के लिए आपने लॉयर अपॉइंट किया और उसे कुछ फीस वगैरह दी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन अगर आपने खरीदने से पहले टाइटल उसका चेक करवाने के लिए एडवोकेट को कुछ पैसे दिए होते तो वो लैंड की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता और उस समय वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। तो असेट वर्किंग कंडीशन में आने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन असेट जब वर्किंग कंडीशन में आ जाता है और उसके बाद उस पर कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये कैपिटल लॉस नहीं है, बिकॉज इसमें कोई जो है कैपिटल हमारी लॉस नहीं हुई है। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, ये सारा का सारा एक्सपेंस करंट ईयर में ही एब्सॉर्ब किया जाए। तो इस तरह से आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसकी जानकारी लेते हुए और टाइम सेविंग टेक्निक्स को यूज करते हुए, वेरियस ऑप्शंस को ध्यान में पढ़ते हुए ये क्वेश्चंस आपको रिप्लाई करने हैं। हम और क्वेश्चंस भी आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.